हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धर्मपुर कहकर एक गांव में देवधर नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी शीला और दो छोटे बेटा बेटी इशू और गोलू के साथ रहता था। देवधर के गांव में ही एक छोटा पिज्जा शॉप था जिसमें वो तरह तरह के पिज्जा बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ के पिज्जा खाकर गांव वाले उसकी जम के तारीफ करते थे। अरे वाह देवधर भाई, यह पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऊपर से ये नया फ्लेवर, ओहो, ये तुमने इन्वेंट किया है ना, ये एकदम लाजवाब है भाई। हाँ देवधर भाई, तुम्हारे नए नए तरह के पिज्जा फ्लेवर कॉम्बिनेशंस बहुत ही मजेदार और लजीज होते हैं, जिन्हें खाकर व्यक्ति दीवाना ही हो जाए। धन्यवाद भाई। देवधर का पिज्जा शॉप पूरे गांव में मशहूर था क्योंकि वो इकलौता पिज्जा शॉप था, वरना गांव वालों को गांव से बाहर शहर में जाकर ही पिज्जा खाना पड़ता था। लेकिन देवधर के कारण पूरा गांव उसी के यहाँ पिज्जा खाने आया करता था। देवधर रोज सुबह 6 बजे उठकर अपना पिज्जा शॉप खोलता था। वो रात में जो बचा हुआ पिज्जा था उसे गरीबों में और अपने आस पड़ोस में बांट दिया करता था। अरे वाह देवधर बेटा, आज इतना सारा पिज्जा बच गया। हाँ काका, वो क्या है ना, मैं अपने ग्राहकों को एकदम स्वच्छ और सेहतमंद फ्रेश पिज्जा ही बेचता हूँ, इसलिए आज का पिज्जा मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। अरे सच में तुम्हारा पड़ोसी होना मतलब बड़े ही फायदे की बात है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है काका। देवधर अपने घर जाकर बच्चों के साथ खाना खाता है और वो उनके साथ खेलने के बाद सो जाता है। देवधर की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से उसके पिज्जा शॉप का ओवन ब्लास्ट हो जाता है और तभी देवधर बहुत घबरा जाता है। देवधर की आंखों के सामने उसका पिज्जा शॉप जल रहा था, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रो रहा था। नहीं, मेरा पिज्जा शॉप, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा भगवान जी। देवधर बेचारा बहुत दुखी हो चुका था। उसने हाल ही में अपनी बहन सुनीता की शादी के लिए एक दोस्त से लाख रुपए लिए थे जो उसे चुकाने थे, लेकिन अब उसके पास उसका पिज्जा शॉप ही नहीं था, तो अब वो कैसे अपने दोस्त को उसके पैसे चुकाता। देवधर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शीला, जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती, तुम घर खर्च जरा ठीक से संभालो, ज्यादा पैसे वेस्ट मत करो। एक तो पहले ही हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सत्यम से जो पैसे लिए थे, अब उन्हें मैं कैसे चुका पाऊंगा। मेरा पिज्जा शॉप था, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ। मुझे तो बहुत ही चिंता सता रही है शीला। पापा, अगर पिज्जा शॉप नहीं रही तो क्या हुआ? आप कहीं और पिज्जा बेचो, जैसे कि किसी स्टॉल को लगाकर या ठेला लगाकर। हाँ पापा, आजकल तो लोग वाहनों को ढाबे का रूप देकर उसमें खाना बेचते हैं। हाँ जी, ईश्वर गोलू ने एकदम बढ़िया सुझाव दिया है। और रही बात अवन की, तो आप अवन की जगह कढ़ाई में पिज्ज़ा बना दीजिए। पिज्ज़ा अवन में पके या कढ़ाई में, स्वाद तो उसका वैसा ही होगा ना जैसा पहले था, और पूरा गांव आपके पिज्ज़ा के स्वाद का फैन है। अरे वाह बच्चों, शीला, तुम लोगों ने तो मुझे बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। सुनीता की शादी के लिए जो पैसे लिए थे वो मैं सत्यम को ठीक से लौटा भी दूंगा अब। थैंक यू बच्चों, इतनी छोटी सी उम्र में कितने होशियार हो गए हैं मेरे ईशू और गोलू। You're most welcome, पापा। क्या कम है शीला? ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कम है? क्या काम नहीं, ये लोग वेलकम कह रहे हैं, वेलकम। ओह अच्छा, अब जली मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट। क्या पापा, आप भी? देवधर अब गांव में एक छोटा सा ठेला लगाकर कढ़ाई पर पिज्जा बेचने लगता है। उसका कढ़ाई पिज्जा खाने के लिए पहले से भी ज्यादा की तादाद में ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह 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 भाई वाह, कमाल और धमाल का पिज्जा है ये तो। इसका स्वाद तो पहले के पिज्जा से भी और ज्यादा स्वादिष्ट है। जीवन का असली मजा तो देवधर का पिज्जा खाने में ही है भाइयों और बहनों। देवधर का पिज्जा ठेला बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसके ठेले पर आकर उसके पिज्जा बनाते वक्त वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। देवधर के पिज्जा ठेला वीडियोस बहुत वायरल होने लगते हैं और वो और ज्यादा सफल होने लगता है। गांव में डाकू रंजू सिंह का तहलका था। वो अपने आदमियों के साथ बाजार में आकर सभी गरीबों का नुकसान करता था।
एक दिन वो गांव में आता है और हर किसी के ठेले का सामान लूटकर तोड़फोड़ करता है। रंजू सिंह देवधर के ठेले को भी तोड़ता है और उसके सारे पैसे चुराता है। नहीं नहीं, मेरे पैसे लौटा दीजिए। अबे चुप, एक लप्पड़ लगाऊंगा ना, धरती के उस पार जा गिरेगा, बाबूचक कहीं का लंगूर। रंजू सिंह देवधर का बहुत नुकसान करके चला जाता है। बेचारे देवधर का ठेला भी अब बर्बाद हो चुका था। पहले पिज्जा शॉप और अब ये ठेला, न जाने और कितने दुख लिखे हैं मेरी किस्मत में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जी आप धैर्य और हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना आप। कैसे शीला, कैसे? फिर से मैं उसी मुसीबत के अंधेरे में आ गया हूँ जहां मैं पहले था। देवधर बहुत निराश हो चुका था। उसका दोस्त सत्यम उसके पास आता है और पैसे मांगता है। तभी देवधर उसे आधे पैसे ही देता है। ये क्या बात हुई देवधर? जब तूने मुझसे पैसे मांगे थे तब मैंने तुझे तुरंत सारे पैसे दे दिए थे ना, तो अब तू मुझे आधे पैसे क्यों दे रहा है? सत्यम, मेरी व्यथा समझने की कोशिश कर। मैं बहुत परेशानी में हूं मेरे भाई। तू ये पैसे अभी फिलहाल रख ले, मैं पक्का तुझे तेरे बाकी के पैसे लौटा दूंगा कुछ ही महीनों में। ठीक है, तेरे बीवी बच्चे हैं इसलिए मैं तुझे एक और मोहलत दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद और कोई मोहलत नहीं। मुझे मेरे पैसे दे देना तभी। हाँ हाँ, पक्का पक्का। सत्यम वहां से चला जाता है। देवधर अपने दोस्त उदित के साथ कई सारी जगहों पर नौकरी ढूंढने जाता है। वो दोनों लगभग एक हफ्ते नौकरियां ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन पड़ोस के चंसू चाचा आकर देवधर से, अरे देवधर बिटवा, तुझसे मिलने कोई सेठ आए हैं शहर से। कब से तेरा पता पूछ रहा था सभी से। उसने कहा है कि एक बार तू आ जाए तो शाम को बाजार के पीछे वाले होटल में मिलने आए। वो वहीं रुका है तेरा इंतजार करते हुए। और हाँ, उसने तेरे हाथ का बना कढ़ाई पिज्जा भी साथ में लेते आने को कहा है। सेठ आदमी? अब ये कौन है देवधर? पता नहीं उदित, लगता है कोई अनजान व्यक्ति है। खैर, अगर उसने मुझे बुलाया है तो ले चलते हैं उसके लिए कढ़ाई पिज्जा बनाकर। देवधर अपने हाथों से कढ़ाई पिज्जा बनाता है और वो उसे उस सेठ आदमी के पास ले जाता है। उस आदमी का नाम रूपम सिसोदिया होता है। हेलो देवधर, तो तुम फाइनली आ ही गए। वाह, ये पिज्जा बहुत ही यमी है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आया हूं। शहर का सबसे बड़ा पिज्जा ब्रांड तुम्हें हायर करना चाहता है। तुम्हारा पिज्जा टेस्टी की पॉपुलैरिटी देख हम चाहते हैं कि तुम हमारे शॉप में भी पिज्जा बनाओ। क्या तुम हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो? मैं हाँ बिल्कुल। देवधर अब उस शहर के पिज्जा शॉप के आउटलेट्स के ओनर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। वो वहाँ पिज्जा बनाकर बहुत पैसे कमा लेता है। सबसे पहले वो सत्यम के पैसे चुका देता है और उसके बाद वो भी शहर में अपना एक बड़ा पिज्जा शॉप खोलता है और इस तरह उसकी खूब तरक्की होती है। शहर में जगदीश और करुणा दोनों पति पत्नी का एक बहुत ही अच्छा पिज्जा शॉप होता है, जहां पर वो लोग अलग अलग प्रकार के पिज्जा बनाकर बेचते हैं। उनके पिज्जा को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अरे वाह, ये मखनी पनीर पिज्जा तो एकदम लाजवाब है। इसे खाकर तो दिल खुश हो गया जी। अरे हाँ हाँ, इस पिज्जा शॉप के सारे फ्लेवर्स वाले पिज्जा काफी स्वादिष्ट और कमाल के हैं। ये मैक्सिकन पिज्जा भी बहुत मजेदार है। मैं और 2 मैक्सिकन पिज्जा पार्सल लेकर जाऊंगा। ओके, ठीक है सर, मैं पैक कर देती हूँ। आते रहिए हमारी शॉप पर, और हाँ, इंटरनेट पर हमारे शॉप को अच्छी रेटिंग भी दीजिएगा और साथ ही अपना प्यारा सा फीडबैक भी दे दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जगदीश भाई, जरूर देंगे हम फीडबैक और रेटिंग्स। अरे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई तुम्हें। इंसान का दिल खुश होते ही वो सबसे पहले इंटरनेट पर तुम्हारे पिज़्ज़ा शॉप को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देगा, क्योंकि तुम्हारे पिज़्ज़ा शॉप का पिज़्ज़ा एकदम नंबर 1 है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
सब कुछ सही चल रहा होता है। जगदीश और करुणा का पिज़्ज़ा शॉप काफ़ी तरक्की कर रहा होता है, लेकिन ये सब पड़ोस के पिज़्ज़ा शॉप के ओनर मिथुन से ना तो देखा जाता है और ना ही सहा जाता है। वो गुस्सा होकर अपने आप से कहता है, अरे इन लोगों के मियाँ बीवी की ऐसी की तैसी, नाक में दम करके रख दिया है इन्होंने मेरे। इनके पिज्ज़ा शॉप के कारण कोई भी मेरे पिज्ज़ा शॉप पर पिज्ज़ा खाने नहीं आ रहा है। इन दोनों के कारण ही मैं कंगाल होते जा रहा हूँ। लेकिन मैं अब और ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे ये दोनों मियाँ बीवी खुद ब खुद यहाँ से अपना शॉप बंद करके चले जाएं। मिथुन अब जगदीश और करुणा के शॉप को बंद करवाने की साजिश के बारे में सोचने लगता है और वो एक दिन चुपके से उनके शॉप में घुसकर सारे फ्रेश सामान को एक्सपायरी डेट वाले सामान से बदल देता है। अब ये सारा फ्रेश सामान मैं अपने साथ ले जाऊंगा और यहाँ जो भी सामग्री रहेगी वो सारी एक्सपायरी डेट वाली रहेगी। और कल सुबह जगदीश और करुणा इसी सामग्री को इस्तेमाल करके पिज्ज़ा बनाएंगे। अगले दिन जगदीश और करुणा उसी सामग्री को इस्तेमाल करके पिज़्ज़ाज बनाते हैं और फिर 2 दिन बाद अचानक से सारे ग्राहकों की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है और उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सभी लोग जगदीश और करुणा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम्हारे कारण ही मेरे भाई की तबीयत खराब हुई है। तुम्हारे दुकान का घटिया और सड़ा हुआ पिज्जा खाकर ही उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है। और नहीं तो क्या, इसी पिज्जा शॉप के पिज्जा को खाकर सबको फूड पॉइजनिंग हुआ है। अरे चंद पैसों के लालच के लिए तुमने सारे मासूम लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? हमारा विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम जो भी बनाते हैं एकदम देख परख के बनाते हैं। हमारी सारी सामग्री भी फ्रेश ही रहती है। हाँ, हम लोगों की जान को खतरे में क्यों डालेंगे भला? उससे हमें क्या फायदा होगा? चुप रहो तुम दोनों। हाँ, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं तुम जैसे लोगों को। अरे कम पैसों वाला मिलावटी सामान मिलाकर तुम लोग पिज्जा बनाते हो और फिर उस मिलावटी के सामान के कारण ग्राहकों की तबीयत खतरे में आ जाती है। लेकिन तुम लोगों को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें तो बस पैसे कमाने हैं ना। हाँ नहीं बहन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में हमारा यकीन कीजिए। अरे चलो, बहुत हुआ तुम दोनों का ये नाटक। अब तुम दोनों इस मोहल्ले में पिज्जा नहीं बेचोगे। इस मोहल्ले ही क्या, तुम दोनों अब कहीं भी पिज्जा नहीं बेचोगे। इस शहर में रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस शहर से। लालची और ढोंगी हो तुम दोनों पति पत्नी। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो, बेशरम लोग। जगदीश और करुणा उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें समझ नहीं रहा होता है और उन्हें लोगों के दबाव में आकर अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ती है। जगदीश जी, अब हम बिना दुकान के क्या करेंगे शहर में? और कहीं पिज़्ज़ा शॉप खोल भी तो नहीं सकते हैं ना हम? अगर हमने ऐसा किया तो शहर में रहने वाले लोग हमारी दुकान पर आएंगे ही नहीं। करुणा, इस समय हमारे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। शहर में अब हमारा कुछ नहीं रहा। क्या? हाँ करुणा। करुणा और जगदीश को ना चाहते हुए भी शहर छोड़कर गांव जाना पड़ता है। गांव जाकर अब वो सब कुछ अपने दादाजी को बताते हैं। तभी दादाजी उन्हें कहते हैं, अरे करुणा बहू, जगदीश बेटा, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है कि तुम दोनों ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब अतीत को भूलकर भविष्य में जाना ही सही रहेगा। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जगदीश बेटा, तो उन पैसों से अब गांव में ही अपना एक बढ़िया सा पिज्ज़ा का ढाबा खोल दे। क्या? पिज़्ज़ा ढाबा? हाँ, सही सुना तुम दोनों ने। पिज़्ज़ा ढाबा। इस गांव के लोग पिज़्ज़ा को बहुत पसंद करते हैं और उसे खाने के लिए उन सभी को शहर तक जाना पड़ता है। हमारे गांव से शहर तक जाने के लिए पूरे 4 घंटे लगते हैं। ऐसे में अगर तुम दोनों मियाँ बीवी यहाँ गांव में ही अपना पिज़्ज़ा ढाबा खोलोगे तो सारे गांव वासी शहर की तरफ जाने की जगह तुम दोनों के ढाबे पर ही पिज़्ज़ा खाने आया करेंगे। हाँ दादाजी, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हाँ दादाजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। अब हम दोनों वही करेंगे जो आपने कहा है। जगदीश और करुणा दादाजी की बात मानकर अब गांव में ही अपना पिज़्ज़ा ढाबा खोलते हैं और उनके पिज़्ज़ा ढाबा पर वो तरह तरह के पिज़्ज़ा बेचते हैं, वो भी एकदम किफ़ायती दाम पर।
गांव में खुला हुआ ये अनोखा पिज्जा ढाबा देख सभी चकित रह जाते हैं और आकर्षित होकर सभी गांव वाले उस पिज्जा ढाबे पर पिज्जा खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। ये पिज्जा तो एकदम शहरी पिज्जा की तरह है। मजा ही आ गया कहिए। आहा, मैं तो एक और खाऊंगा। अरे अब हमारे गांव में ही पिज्जा मिलने लगा है। अब तो हम रोज ही यहाँ आकर पिज्जा खाएंगे। बड़ा स्वादिष्ट लगा है ये पिज्जा। जी क्यों नहीं काका जी, जरूर आइएगा। हमारे ढाबे पर एकदम कमाल का पिज्जा मिलेगा, जो स्वाद और दाम दोनों में एकदम मस्त और जबरदस्त है। एक बार आएंगे तो बार बार आने का मन करेगा। अरे एकदम सही बात कही है तुमने बेटा। अब तुम्हारे ढाबे का पिज्जा खाकर तो हमारा भी बार बार आने का मन करने लगा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो पिज्जा शहर में मिलता है वो गांव में भी मिलेगा, लेकिन अभी ये देखकर दिल खुश हो गया बेटा। मजा ही आ गया ये पिज्जा खाकर। आज तक का सबसे बढ़िया पिज्जा है ये। धन्यवाद काका जी। लीजिए ना, और लीजिए, आराम से पेट भर कर खाइए, वो भी अच्छे से मज़े लेते हुए। हाँ हाँ जरूर। इस तरह गांव में करुणा और जगदीश का पिज्जा ढाबा चंद दिनों में ही बड़ी तेजी से चल पड़ता है और खूब नाम कमाता है। वहीं शहर में रह रहे उस क्रूर मिथुन को जगदीश और करुणा को बर्बाद करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता है, क्योंकि ग्राहक जगदीश और करुणा के जाने के बाद भी मिथुन की पिज्जा शॉप पर पिज्जा खाने आते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें वहां का स्वाद ही नहीं पसंद होता है और मिथुन के हाथ केवल हार ही आती है और जगदीश और करुणा गाँव में जाकर 2 गुना तिगुना प्रतिशत तरक्की करते हैं। एक गांव में नंदकिशोर नामक एक गरीब आदमी अपनी बेटी विद्या संग रहता है। कई सालों पहले नंदकिशोर की बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से नंदकिशोर ने विद्या को अकेले ही संभाला। विद्या कॉलेज में पढ़ती है, वहीं नंदकिशोर हाथ गाड़ी चलाता है और उसी के जरिए पैसे कमाता और अपने जवान बेटी का पेट पालता है। बस बस यही रोक दो नंदकिशोर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई साहब। तुम सच में एक बहुत ही अच्छी और एक नेक इंसान हो नंदकिशोर। तुम्हारी हाथ गाड़ी पर सवारी करके काफी अच्छा लगा और ढेरों बातें भी हुई। मिलेंगे फिर कभी। जी जी जरूर भाई साहब, बिल्कुल मिलेंगे। उस दिन नंदकिशोर काफी थक चुका था, क्योंकि उसने रोज के मुताबिक उस दिन कुछ ज्यादा ही सवारी कर ली थी। इसीलिए शाम के 5 बजते ही वो जंगल में आधे रास्ते तक चलकर ही हाथ गाड़ी रोक लेता है और एक पेड़ की छाया में आराम करता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक शेर आता है और उस शेर की दहाड़ से नंदकिशोर की आंख खुल जाती है और लपक कर उठकर वो बैठ जाता है। शेर बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो शेर नंदकिशोर पर हमला करता है और वहीं नंदकिशोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद विद्या बहुत अकेली पड़ जाती है। ये क्या हो गया? पहले ही मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, अब मेरे बाबूजी भी मुझसे दूर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। विद्या रो रही होती है, तभी वहां पर उसका घर मालिक आकर विद्या को घर खाली करने को कहता है। विद्या के पास तो कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी घर खाली ही करना पड़ता है। उसके बाद उसकी पड़ोसन रोमिला और उसकी बेटी सोनी दोनों विद्या को अपने घर में ले लेते हैं। विद्या, तुम्हें उदास या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ विद्या, तुम ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। आखिर तुम पड़ोसी थोड़ी हो, तुम तो हमारी अपनी ही हो। धन्यवाद रोमिला काकी। धन्यवाद सोनी। बाद में जब खाना बनाने का समय आता है, तभी रोमिला और सोनी नाटक करने लगते हैं। अरे मेरी कमर, आजकल तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही है मेरी कमर, न जाने क्या हुआ है। अब खाना कौन बनाएगा माँ? घर के सारे काम कौन करेगा माँ? डॉक्टर ने तो मुझे ये सब करने से मना किया है ना, मेरे पीठ का दर्द है ना, उसी वजह से। राम जाने बेटी। ओह, आप दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खाना बना देती हूँ और बाकी के सारे काम भी मैं ही कर देती हूँ। नहीं विद्या बेटी, तुम मत करो, अच्छा नहीं लगता। अरे रोमिला काकी, आप मुझे अपनी बेटी मानती हो ना,
और सोनी अपनी बड़ी बहन, तो अपनों की मदद करने में कैसे दिक्कत। विद्या उस दिन बढ़िया से खाना बनाती है और साथ ही घर के बाकी सारे काम भी करती है। लेकिन उस दिन से अब वो रोज ही सारे काम करने लगती हैं और रोमिला और सोनी दोनों आराम फरमाने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ इस विद्या के बाप को चल बसा और इसे घर खाली करना पड़ा। हमें एक अच्छी खासी मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी तो मिल गई। क्या कमाल का खाना बनाती है ना ये। हाँ सोनी बेटी, वो बात तो है। चल अब शांत बैठ, अगर वो सुन लेगी ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक दिन विद्या जब गांव में एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है तब वो उसमें जीत जाती है और उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं, जिसमें से 50,000 रुपए वो रोमिला और सोनी को देते हुए कहती है, रोमिला काकी, सोनी, आप दोनों ने मुझे रहने को छत दी, मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इन सब के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अब कंपटीशन में जीते हुए बाकी पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगी और वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी और अकेली ही रहूंगी। क्या? लेकिन बेटी, ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम ढाबा चलाते हुए भी यहाँ रह सकती हो, कोई मनाही थोड़े न की है हमने। हाँ विद्या, नहीं, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पैसे जुटाकर एक घर खरीदना है, अब अपने सपनों को पूरा करना है मुझे, और इसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया करूँगी काकी। विद्या इतना कहकर अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। रोमिला और सोनी उसे रोक भी नहीं पाते। विद्या अब किराए के घर में रहने लगती है और वो बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोलती है, जहाँ पर दिन रात खाना बनाकर वो बेचा करती। वाह वाह वाह, इतना लाजवाब और बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया भाई। आहा हा हा, मुझे थोड़ी और ये ग्रेवी दे दो और एक और रोटी दे दो। ये बटर वाली रोटी काफी स्वादिष्ट है बाई गॉड। वाकई में मानना पड़ेगा, गांव में इतने सारे ढाबे हैं, लेकिन विद्या तुम्हारे ढाबे की बात ही कुछ और है। यहाँ के खाने का स्वाद ही एकदम अनोखा और मजेदार है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या अपने ढाबे के जरिए अब खूब तरक्की करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा गांव भर में तेजी से मशहूर हो जाता है। वो अब कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होती है। ये सब देखकर रोमिला और सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों विद्या से काफी जलने लगते हैं। हमें ये 50,000 थमा गई और खुद रोजाना हजारों रुपए कमा रही है। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगी। विद्या ने हमारे साथ गलत किया है, उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे माँ? उस अनाथ विद्या का ढाबा तो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो रहा है। उस ढाबे पर ही वार करेंगे अब हम। एक वो ढाबा ही है जिसके बलबूते विद्या अपना घर चला रही है। कॉलेज की फीस भी जो है वो भर पा रही है और बाकी के खर्चे पूरे कर पा रही है। लेकिन जब वो ढाबा ही नहीं रहेगा तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद विद्या खुद ना चाहते हुए भी वो ढाबा बंद करेगी और वो गांव वाले जो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं वो ही इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है माँ, जो भी होगा उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब तो हम उस विद्या को बर्बाद करके ही रहेंगे। रोमिला रात को चुपके से विद्या के ढाबे में जाती है और सारा खाना बनाने की सामग्री में जहरीला पाउडर मिला देती है। अब जब गांव वाले जहरीली सामग्री से बना जहरीला खाना खाएंगे तब उनकी मौत हो जाएगी और फिर मिलेगी विद्या को सजा। लेकिन इस दौरान वहां घर के बाहर सोनी को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं और वो काफी डर जाती है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आज तो तुझे हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अरे छमक छल्लो। और ज्यादा चिल्ला मत, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वहां ढाबे से लौट रही विद्या ये सब देख लेती है और वो फौरन पत्थर उठाकर गुंडों को मारती है और वो गुंडे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद विद्या वहां पुलिस बुलाती है और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उतने में रोमिला भी वहां आ जाती है और जब उसे ये पता चलता है कि विद्या ने सोनी की जान बचाई है तभी रोमिला और सोनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे विद्या बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी अभी तेरे ढाबे की सारी सामग्री में जहरीला पाउडर मिला कर आई हूँ
और तूने यहाँ पर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ़ कर दो विद्या, हमने हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाहा, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें प्रायश्चित करने का मौका दे दो, हमें माफ़ कर दो। आप दोनों ने जो किया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये अच्छी बात है, पर आइंदा से आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी काकी हैं। विद्या उन दोनों को माफ़ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुधर जाती हैं और विद्या संग अच्छे से पेश आती हैं। और साथ ही विद्या अगली सुबह सामग्री को अच्छी सामग्री से बदल देती है और ढाबे के जरिए खूब ज्यादा तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।